हेलो एवरीवन। कल आप लोगों ने एंट्रोपी की जितनी कैलकुलेशंस थी वो सब देख ली है ना, और बची कुछ जितनी थी हमने आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक इन सब में देखा। देन वी सॉ फेज चेंज में एंट्रोपी चेंज क्या होता है। देन वी ऑल्सो सॉ कि किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कुछ एंट्रोपी चेंज है तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन वी ऑल्सो सॉ कि अगर सॉलिड या लिक्विड सिस्टम हो तो उसमें हम किस तरीके से, कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, उसमें हम किस तरीके से इसको क्या कहते हैं एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसमें जो रिएक्शन वाला फॉर्मूला था है ना, कि रिएक्शन में जो एंट्रोपी चेंज का फंडा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे 11th के एस्पेक्ट से भी। ठीक है, बाकी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हैं, अच्छी इन द सेंस कि अच्छे लेवल की हैं। ओके, फिर हमने एक लास्ट चीज़ देखी थी उसमें कि जो क्राइटेरिया था है ना, क्राइटेरिया किस चीज़ का, फीसिबिलिटी का। तो फीसिबिलिटी का जो क्राइटेरिया था दैट वाज कि डेल्टा एस यूनिवर्स शुड बी पॉजिटिव। अगर डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, इन दोनों डेल्टा एस या इन दोनों चेंज इन एंथैल्पीज का अगर इनका दोनों का सम जो है वो पॉजिटिव हो तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन या वो प्रोसेस फीसिबल है। अगर वो नेगेटिव है तो नॉन फीसिबल है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर ज़ीरो है तो इक्विलिब्रियम पे। ये हम कल बात कर चुके हैं। गॉट इट। कल हम एक और चीज़ लाइक वी हैड स्टार्टेड गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब हमने क्या किया कि गिब्स फ्री एनर्जी नाम का एक और क्वांटिटी डिफाइन करी हमने, मतलब साइंटिस्ट ने बेसिकली, गिब्स ने इन पर्टिकुलर, उन्होंने डिफाइन करी। और फिर उसके बाद लाइक हमें जो डेल्टा एस सराउंडिंग और डेल्टा एस सिस्टम दोनों कैलकुलेट करके फिर डेल्टा एस यूनिवर्स निकालने की जो ज़रूरत थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अब क्या सीन है कि डेल्टा जी को अगर आप एक बारी कैलकुलेट करना सीख लो तो उसके लिए एक क्राइटेरिया आज हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, वो क्राइटेरिया फॉलो करोगे तो कभी भी डेल्टा एस वाला जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, वो उतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट दिस। ठीक है जी, तो लेट्स डू दैट। पहला क्या है, आई होप यू आर एबल टू हियर मी। अब डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर, कल तो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखा था ना कि नहीं, है ना। तो जी क्या आया था या डी जी क्या आया था भाई, पी डी वी माइनस टी डी एस, ये आया था। एस डी टी, सॉरी नॉट टी डी एस, एस डी टी ये आया था। ठीक है, सिंस नहीं वी डी पी था यार, क्या कर रहा हूँ मैं, वी डी पी सिंस पी इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर डी पी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम कह सकते हैं दैट डी जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस डी टी। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट माइनस ऑफ एस डी टी इज इक्वल टू डी जी अपॉन डी टी। ठीक है, इसे लिखने का एक पिक्यूलियर सा तरीका होता है विच इज़ दिस, माइनस एस इज इक्वल टू डेल जी, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन। अभी तुम्हें पता भी नहीं होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, सॉरी नॉट फ्रैक्शन, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना ऑफ जी। इसको लिखने का तरीका ये भी है, क्यों, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक, सेकंड, अगर हम देखें तो हमने जी को कैसे डिफाइन किया था, वी हैड डिफाइंड इट एज दिस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एस को कैलकुलेट, सॉरी माइनस एस को कैलकुलेट करूँ तो माइनस एस विल बी इक्वल टू जी माइनस एच अपॉन टी, है ना, दिस इज़ 2। ठीक है, अगर तुम कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा डेल जी अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू जी माइनस एच अपॉन टी, है ना। ठीक है, तो मैं इसी को रिफ्रेश करके लिख रहा हूँ, टी यहाँ आ जाएगा जी माइनस, एक सेकेंड, ओह सॉरी एक सेकेंड, हाँ
इसमें हमरा के कुछ गलत नहीं हुआ रहा। डी जी इज इक्वल टू दिस, कुछ हमने गलती तो नहीं करी। -x ठीक है, -s ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको t से मल्टीप्लाई कर दूं और h को यहाँ पे ले आता हूँ, तो g कम्स आउट टू बी इक्वल टू, वैसे हम यहाँ पे भी ये डाल सकते थे, ठीक है, एनीवे हाँ ठीक है, तो g विल कम आउट टू बी इक्वल टू h प्लस t डेल g अपॉन डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है जी, ये क्लियर रहे। अब अगर तुम, ये तो क्या है, g का फॉर्मूला है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ g। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ g कैलकुलेट कर सकते हो क्या, मुझे बताओ। कैन वी कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ g? नो। व्हाई? बिकॉज चाहे हम, क्योंकि यहाँ पे तो बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बट देन अगेन g इज डिपेंडेंट ऑन h, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। g इज डिपेंडेंट ऑन h, और h की एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकती। इट इज़ डिफाइंड, इट इज़ अ फाइनाइट वैल्यू, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, हमें ये पता है, लेकिन वो वैल्यू क्या है वो डिटर्मिन हम नहीं कर सकते। दैट इज़ लाइक, वो हमारी लिमिटेशन है, नहीं कर सकते, ठीक है ना, वी कैन नॉट डू दैट। तो g इक्वल्स टू h प्लस टी डेल्टा एस, g इज इक्वल्स टू h प्लस टी डेल्टा एस, सॉरी टी डेल g अपॉन डेल टी। अब अगर मान लो मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करने की कोशिश करूं, मतलब मैं दोनों तरफ डेल्टा g कैलकुलेट करूं, तो डेल्टा g विल बी इक्वल्स टू डेल्टा h प्लस टी ऑफ डेल डेल्टा g अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे देखो इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे तरीके से लिख सकूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा एस विल बी इक्वल्स टू डेल ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको तुम थर्ड मान सकते हो इफ़ यू वांट टू कॉल इट, इसका एक्सटेंशन हुआ ना ये, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसको हम फोर्थ कह सकते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं इसके आगे की। भाई देखो, डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, है ना। अच्छा, नाउ डेल्टा एस सराउंडिंग अगर हम बात करें, डेल्टा एस सराउंडिंग दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू बाय टी, ठीक है जी, है ना। माइनस ऑफ क्यू रिवर्सिबल बाय, या सिस्टम, सॉरी नॉट रिवर्सिबल, सिस्टम ये होता है। अच्छा, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो ये क्या कह सकते हैं हम इसको, क्यूपी कह सकते हैं। और क्यूपी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन टी, ठीक है, माइनस ऑफ डेल्टा एच अपॉन टी। तो इस वैल्यू को, इसकी ये वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ, क्या जाएगा, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस ऑफ डेल्टा एच बाई टी। अब टी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ सब जगह तो क्या आएगा, टी डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच, ठीक है। अगर मैं इसका माइनस ले लूँ, मतलब क्या इस पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, इनटू -1 कर देता हूँ मैं इसे। इक्वेशन तो चेंज नहीं होगी, किसी कांस्टेंट अगर हम इसको कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सॉरी ये यहाँ पर सिस्टम का रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये आ गया। अगर तुम यहाँ पे देखो, ये सिस्टम के लिए लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल्स टू डेल्टा जी, सॉरी डेल्टा जी नहीं, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ?
भाई अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। तो अगर तुम देखो इन दोनों कंपेयर करो, इसको और इसको, सॉरी इसको कंपेयर करो, दिस इज़ द लाइक फोर्थ नहीं फिफ्थ वाला है ये, ठीक है, और ये सिक्स्थ है ना। इन दोनों को अगर तुम कंपेयर करो तो वी गेट डेल्टा जी सिस्टम कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स, है कि नहीं। टेम्परेचर का भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्लियर है। तो अब ये क्लियर रखना है पहले, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर पे है, डी जी का फॉर्मूला हमारे पास ये था, कांस्टेंट प्रेशर पे तो ये ज़ीरो हो गया, यहाँ से यहाँ पे ये आ गया, दिस इज़ व्हाट वी गॉट। अब इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और डेल्टा ऐसे होगा तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एंड आई कैन डू इट लाइक दैट। फिर इसमें क्या किया, ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी तो हमें ये फार्मूला मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखना है, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर के लिए ट्रू है। अच्छा, यहाँ पर अगर तुम देखो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, यही चीज़ हम सिस्टम के लिए लिख सकते हैं। नाउ जो थर्ड इक्वेशन जो यहाँ पे काम आ रही है, दैट इज़ डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सराउंडिंग को अगर हम देखें तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ माइनस डेल्टा एच एस एच सिस्टम अपॉन टी, और इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दी तो हमारे पास ये आ गया, ये सेम है, ये सेम है, ये बस ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दी, ठीक है, आ गया। अब इसको टी से या माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देता मैं तो भी आ जाता, टी से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर मैंने से माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो राइट हैंड साइड दोनों का सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का सेम होना चाहिए। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट वन। हालांकि ये तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, याद रहे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यू विल ऑलवेज नो कि जो क्राइटेरिया मैं बताने वाला हूँ वो आया, वो कैसे आया, वो देखो। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम देखो तो हमने डेल्टा एस यूनिवर्स का क्या सीन बताया था। डेल्टा एस यूनिवर्स का अगर पॉजिटिव है तो फीसिबल या स्पॉन्टेनियस लिख रहा हूँ सीधे, फीसिबल विसिबल कुछ नहीं। अगर ज़ीरो है तो इक्विलिब्रियम है, और अगर नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अब क्योंकि डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस, तो ये अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो डेल्टा जी सिस्टम के लिए अगर के बेसिस पे अगर मैं क्राइटेरिया बोलूँ तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव हुआ, अगर इफ़ दिस इज़ नेगेटिव तो हम कहेंगे ये स्पॉन्टेनियस है। कोई भी प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा जी सिस्टम जो है वो नेगेटिव है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अगर ज़ीरो है तो इक्विलिब्रियम पे होगा, और अगर पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब तुम ऊपर वाला क्राइटेरिया चाहे तो भूल जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक आइडिया हमेशा रखना, ऐसा ना हो जाए कि पता ही ना हो कि ये सर ये क्या पढ़ाया था आपने, हमें तो याद ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। ये याद रहे तो अच्छी बात है। क्राइटेरिया यूज़ बहुत कम होने वाला है, ये मेनली यूज़ होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें इसमें डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, अगर डेल्टा एस कहाँ गया, ये वाला फॉर्मूला है ना, कहाँ गया, दिस इज़ द फॉर्मूला है ना, इसमें लेट्स डू दिस, डेल्टा जी का साइन क्या होगा, अगर ये नेगेटिव हुआ, ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, तब क्या होगा देखो, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो ये तो नेगेटिव क्वांटिटी हो गई, ये माइनस टी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये अगर पॉजिटिव हुआ तो माइनस इंटू पॉजिटिव, ये पूरा क्वांटिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव और नेगेटिव दोनों मिलके नेगेटिव, ऑलवेज फीजिबल,
ठीक है। अच्छा, एग्जैक्ट उल्टा कर देते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज नॉन स्पॉन। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये अगर पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, दोनों पॉजिटिव होंगे तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, अगर मान लो ये पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, तब क्या होगा? देखो डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमें इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमें इसको स्पॉन्टेनियस बनाना है तो हमें इसमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर इनटू दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो ओवरऑल ये क्वांटिटी इससे बड़ी हो जाएगी। तो इसमें ये समझो, अगर नेगेटिव होगा तो किस पे? हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दैट टी डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच इन दिस केस। ठीक है, नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर, गॉट इट, और पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर। ठीक है, और अगर मान लो दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो उस केस में क्या है? इस वाली क्वांटिटी को, क्योंकि देखो नेगेटिव है ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा एच को डेफिनेटली इससे सॉरी इसको नीचे लिख लेते हैं, नेगेटिव डेल्टा एच को इससे बड़ा होना, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होना पड़ेगा। तो नेगेटिव कब होगी? एट लो टेम्परेचर। ठीक है, और पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें क्राइटेरिया क्या होगा फिजिबिलिटी का, कि इसमें डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये होना चाहिए, क्लियर रहे, गॉट इट। ठीक है जी, सो हियर इट इज द होल क्राइटेरिया फॉर यू। कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, दोनों में मैंने बताया, दोनों के दोनों जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, यू हैव टू रिमेंबर बोथ ऑफ दिस फॉर्मूला। कूल, ठीक है, ये क्राइटेरिया जो है एट मोस्ट इम्पॉर्टेंस का है। तो यूँ समझ लो ये पूरे के पूरे जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, और जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसका निचोड़ है ये, या जो हमने स्पॉन्टेनिटी की बात करी उसका निचोड़ है ये। ठीक है जी, चलो। अच्छा, अब हम बात करते हैं ज़रा, चलो इसको पहले मिटा देते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। कल हमने क्या बताया था, एक रिएक्शन मैंने दी थी ना, सॉरी इक्वेशन मैंने दी थी, क्या इक्वेशन थी वो? शायद ये इक्वेशन थी, हाँ देखो ज़रा, दैट जी रिएक्शन इक्वल्स टू, सॉरी डेल्टा जी नॉट रिएक्शन माइनस आर टी एल एन पी सी रेस टू सी इंटू, तो इस पी सी रेस, चलो ठीक है मैं लिख लेता हूँ एक बार ना, पी डी रेस टू डी अपॉन पी ए रेस टू ए पी बी रेस टू बी, ये था, है ना। इसको मैंने क्या कहा था, दिस इज रिएक्शन कोशेंट, है ना, Q इज इक्वल्स टू पी सी रेस टू सी एंड पी डी रेस टू डी अपॉन पी ए रेस टू ए एंड पी बी रेस टू बी, और इसी को हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम, ये ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम ये Q जो होता है एट इक्विलिब्रियम, अभी तुमको ये टर्म मैंने बताया नहीं है, एट इक्विलिब्रियम भी नहीं बताया कि होता क्या है, आई हैव नॉट डिफाइंड दैट, है ना, लेकिन फिर भी ये बता रहा हूँ एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम ही है तो उसको पढ़ाना ही है। एट इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल्स टू K, ठीक है, वेयर K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, K इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू K। अच्छा, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0, तो चाहे वो सिस्टम हो चाहे वो कोई रिएक्शन हो, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तुम बोलोगे सर तो ये भी तो 0 होगा, नहीं, अगर किसी रिएक्शन के लिए 0 आ रहा है ना, तो
स्टैंडर्ड कंडीशंस में ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ीरो हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ज़ीरो हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में है, लेकिन ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में ज़रूरी नहीं कि ये ज़ीरो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम ये एंड डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। देयरफॉर ज़ीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट माइनस, एक मिनट माइनस नहीं प्लस था शायद, प्लस आर टी था, सॉरी माय बैड, प्लस आर टी एल एन क्यू, नहीं क्यू नहीं, अब क्यू की जगह क्या आ जाएगा के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर टी एल एन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में ये आएगा। इनफैक्ट दिस फार्मूला इज़ यूज्ड इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है। तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो कि नेक्स्ट ईयर में आएगा, तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं विच आर रियली यूज्ड एंड दे आर यूजफुल, गॉट इट, ठीक है जी। ये हो गया तुम्हारा एट इक्विलिब्रियम। इसके केस में डेफिनेटली भाई वही डेल्टा जी अगर लेस देन ज़ीरो है फीजिबल, रिएक्शन ऐसे लिखो, रिएक्शन गोज़ इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसे समझ लो इसको। डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन, डेल्टा जी की बात हो रही है, डेल्टा जी नॉट की नहीं, डेल्टा जी रिएक्शन की बात, रिएक्शन लिख लो इसको। अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रिएक्शन गोज़ इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जो उसका जो डायरेक्शन लिखा हुआ है जो उस रिएक्शन का कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है, तो उल्टा होगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जाएगी वो रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट इतना यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि बाद में कभी कभी बाद में जब पढ़ोगे तो समझ में आना चाहिए ना, ये चीज़ें भी लिखी होनी चाहिए, है ना। अच्छा, और इन्हीं तीन उसमें मैं अगर कहूँ कि Q के बेसिस पे अगर Q इज़ लेस देन K है, ठीक है, अगर Q इज़ लेस देन K है रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर Q इज़ ग्रेटर देन K है तो रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर Q इज़ इक्वल्स टू K है तो रिएक्शन इज़ एट इक्विलिब्रियम। क्लियर होगी बात। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ आती है कि ये जो डेल्टा जी रिएक्शन है हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना। तो इसका एक फार्मूला है वो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक। तो वो फार्मूला लिख लो बस, तुम्हारा ये गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वी विल स्टार्ट दी थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट, गॉट इट, ओके, ठीक है जी, ठीक है। तो लिखो गिब्स फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन, मतलब चेंज इन, बेसिकली वो डेल्टा जी रिएक्शन को कैलकुलेट करने की बात कह रहा है। मान लो कि कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है। ये तुम्हारे पास रिएक्शन है, गॉट इट। अच्छा, अगर मैं डेल्टा जी रिएक्शन की बात करूँगा तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे कि भाई जी फॉर, यूँ समझो, जी फॉर प्रोडक्ट्स, या इनफैक्ट इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, डेल्टा जी रिएक्शन, तो आएगा ये सी इंटू जी सी, है ना, प्लस डी माइनस ठीक है। डेल्टा जी नहीं है इसमें, जी नॉट है, गॉट इट।
अब ये जी नॉट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन लिखी है इसमें डेल्टा जी रिएक्शन जो है वो क्या है उसकी डेफिनेशन लिखो, फिर आगे इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। तो लिखो इसमें when the reactants under standard conditions when the reactants under standard conditions get converted into products, so we are basically calculating G naught over here, ठीक है। get converted into products which are also under standard conditions, then the free energy change ये जो है डेल्टा जी नॉट, this will be called standard free energy change। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कैसे कैलकुलेट करना है, देखो भाई, अगर हमारे पास डेल्टा जी नॉट रिएक्शन आ जाता है इससे, तो ये हमें पता चल गया। और ये जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन है या इसके जो प्रेशर्स है ये हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पता होंगे, आर और टी हमें पता है, तो हमें इस पूरे के पूरे पोर्शन की वैल्यू पता, अगर हमें इस पूरे पोर्शन की वैल्यू पता है तो हमें डेल्टा जी रिएक्शन की वैल्यू पता है। तो हमें अलग अलग कंडीशंस में इसको इसके थ्रू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वी नीड टू कैलकुलेट दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला जस्ट वंस। उसके बाद हम ये जो कंडीशन जैसे जैसे वेरी कर रही हैं हम इसको डेल्टा जी रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट दिस? उसके बाद हम आगे देख सकते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो लिख लिया। देन द फ्री एनर्जी चेंज इज नोन एज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी नॉट। इट इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है, फिक्स हो गई। और स्टैंडर्ड कंडीशंस एक बारी फिक्स हो गई और रिएक्शन तुम्हारी एक बारी फिक्स हो गई, तो मतलब वो चेंज होने का कोई तरीका ही नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। लिख लो, ये रिएक्शन लिखो, रिएक्शन के बाद ये फॉर्मूला लिखना, ठीक है। और इसमें ये लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ वो कि जी नॉट की वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों? क्योंकि एच, मैंने बताया था ना अभी भाई, जी नॉट की वैल्यू हम इसलिए नहीं कैलकुलेट कर सकते, या जी की वैल्यू हम इसलिए नहीं कैलकुलेट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी हम इसलिए नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई। जी इक्वल्स टू, मैं दोबारा लिख रहा हूँ ये, जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस होता है। अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते तो इसकी कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ठीक है। दैट्स द पॉइंट। तो क्योंकि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना, तो हम इनको इस तरीके से लिखते हैं। हम ये ज़रूर कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मेशन जी नॉट, ठीक है, जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी, सी छोटा आएगा भाई, ठीक है, जी नॉट, सॉरी डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन डी माइनस ए, अरे भाई डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ए प्लस बी टू डेल्टा जी नॉट एफ बी, ठीक है। ये हो गया। अगर इसको मेरे को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो मैं हमेशा ये लिख सकता हूँ, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इज इक्वल्स टू सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n1, है ना। तो एक्स आई डेल्टा जी नॉट एफ, ठीक है, ठीक है, आई, जिस भी उसकी बात हो रही है। ये किसके लिए है? प्रोडक्ट्स के लिए। तुमने देखा ना, प्रोडक्ट्स का जो डेल्टा, जो चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो चेंज है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर प्रोडक्ट्स जो है वो माइनस सेम फार्मूला हम लिख सकते हैं फॉर रिएक्टेंट्स। इसमें N2 हो सकता है, I इक्वल्स टू 1 से N2 और एक्स आई, ठीक है, डेल्टा जी नॉट एफ आई, ठीक है। अभी ध्यान रखना भाई, पहली चीज़ क्या कह रहा था मैं, ठीक है, ये जो डेरिवेशन है ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हें याद रखना है वो ये वाला फॉर्मूला है भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत 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 बेहद ज़रूरी है। गॉट दैट? ये सॉरी, ये रिएक्टेंट के लिए है।
ठीक है, तो क्लियर होगी बात? ठीक है, इसमें बस इस पॉइंट से यहाँ तक के बीच में लिखना है, वो मैं बोल रहा हूँ, लिख लो। G0m cannot be calculated as H0m cannot be calculated, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ G cannot be calculated because एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ H cannot be calculated। तो मैंने G0m लिखा है, वो H0m है ना। तो G0m cannot be calculated as H0m cannot be calculated, hence we can convert this relation into the Gibbs energy of formation of substances। ये इसको हमने चेंज कर दिया, मतलब बेसिक क्या है कि इनका डिफरेंस लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका डिफरेंस अगर तुम लोगे तो ये इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज वी हैव रिप्लेस दीज वैल्यूज विद द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन, है ना, ऑफ C, D, A एंड B। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो स्टैंडर्ड, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं बस वो बता देते हैं, सब चीज़ तो हो गई। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो लिख देता हूँ। एक तो जो ये है दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, डेल्टा G F। अच्छा, और दूसरा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है जी, डेल्टा G F नॉट, ठीक है। और दूसरा क्या था इसमें, हाँ, ये जो XI है, ठीक है, ये क्या है, मोल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट मतलब या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिख लो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी है, दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, और क्या है, हाँ, डेल्टा G0 F फॉर प्योर सब्सटेंस, ठीक है, फॉर अ प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। दिस इज़ योर फॉर्मूला, ध्यान रखो। तुम इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि कभी भी डेल्टा G रिएक्शन निकालना हो तो डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा, मतलब सम ऑफ द डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर होगी वे भी आती है? ठीक है, कूल, ओके डोकी। तो यहाँ तुम्हारा ये कंप्लीट होता है भाई, हाँ जी। अच्छा, अब आगे की बात कर लेते हैं, थोड़ा थर्मोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है और हम क्यों उसको पढ़ेंगे? देखो भाई, थर्मोकेमिस्ट्री नाम ही समझ में आ रहा है कि केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस इन पर्टिकुलर में जो थर्मोडायनेमिक्स है, मतलब हीट और एनर्जी चेंजेस है, हीट और एनर्जी फ्लोज हैं, है ना, उसके बारे में अगर हम कुछ पढ़ेंगे तो वो दैट whatever that knowledge is that will come under थर्मोकेमिस्ट्री, है ना। दोबारा से बोल रहा हूँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होगा और वो एनर्जी चेंज जो होगा उसको हम कह सकते हैं दैट कम्स अंडर थर्मोकेमिस्ट्री, या स्टडी ऑफ दैट चेंज इन एनर्जी और फ्लो इन एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। अब तुम बोलोगे कि सर एनर्जी चेंज क्यों होगा? देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम अगर बहुत बेसिक लेवल पे डिफाइन करें तो वी कैन से कि या तो बॉन्ड बन रहे होंगे या टूट रहे होंगे, है ना। कुछ बॉन्ड टूट रहे होंगे, कुछ बॉन्ड बन रहे होंगे, हाँ है ना, इतना तो क्लियर है भाई। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कुछ बॉन्ड टूट रहे होते हैं, कुछ बॉन्ड बन रहे होते हैं। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और बॉन्ड बनाने पे या बन जाने पे, है ना, एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ बॉन्ड अगर टूट रहे हैं
और कुछ बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। कभी बॉन्ड टूटने के लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, बॉन्ड बनने पे जो एनर्जी होती है वो कम मिलेगी, और वाइस वर्सा। बट देयर विल ऑलवेज बी सम चेंज इन एनर्जी। उस एनर्जी चेंज के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन लिखो या इसके बेसिक लिखो। एवरी केमिकल रिएक्शन involves the breaking and making of bonds, ठीक है। breaking of bonds involves absorption of energy, and making of bond involves release of energy, ठीक है। that means every chemical reaction involves some exchange of energy, in particular heat, है ना। हीट एनर्जी की ही बात हो रही है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, है ना। जो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हमेशा हीट ही होती है, देर आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वेल। जैसे तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगले साल पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं हम उसको यूज़ करके वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे तुम्हारा जो वो सेल होता है, ड्राई सेल होता है ना, जो तुम्हारे घड़ियों पे लगता है या तुम्हारे रिस्ट वॉच होती है उस पर लगता है ना। तो वो सारे जितने भी, या इनफैक्ट तुम्हारे मोबाइल में जो बैटरी है, दैट बैटरी वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल कि केमिकल एनर्जी जो होती है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी का चेंज कुछ ना कुछ है, और जो हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में वो इन पर्टिकुलर हीट एनर्जी है ना। तो लिख लो इसको, हेंस एवरी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स सम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और ब्रैकेट में लिखना इन पर्टिकुलर हीट। क्यों? क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हीट का ट्रांसफर, है ना। ठीक है जी, तो उसमें लिखो दी केमिकल excuse me, the branch of physical chemistry which deals with the transfer of heat between a system and its surroundings, when a phase change or chemical reaction, phase change समझ में आया? कल भी बताया था, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, है ना, ये सारे, ठीक है। एंड इट्स सराउंडिंग व्हेन अ phase change or a chemical reaction takes place, within the system, ठीक है, within the system, got it? So this is what thermochemistry is। इसकी डेफिनेशन को इन्वर्टेड कॉमर्स में बना के लिख लेना, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एंथैल्पी क्या होती है ना, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखो एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस। देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कभी उसको कैलकुलेट नहीं कहना चाहिए। हम एब्सोल्यूट वैल्यू डिटर्मिन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन मतलब ऐसा है कि कहीं पे कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन दे दी कि उसमें बाकी इन्फॉर्मेशन है तो तुम एब्सोल्यूट वैल्यू में भी कैलकुलेट कर पाओ, है ना। तो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल। एनीवे, एंथैल्पी कैलकुलेशन और एंथैल्पी डिटर्मिनेशन या एब्सोल्यूट एंथैल्पी डिटर्मिनेशन इज़ नॉट पॉसिबल। राइट दैट डाउन, ठीक है। क्योंकि एंथैल्पी का को डिफाइन किया जा सकता है, उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू है और वो एग्जैक्ट उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम हमेशा चेंज की बात करते हैं, और चेंज की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हीट जो है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है ना। किसी स्टेट के लिए तो हीट डिफाइंड ही नहीं होती। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तो हीट का फ्लो होगा, तब हम कह सकते हैं कि भाई एंथैल्पी के चेंज की बात हो रही है, या कितनी हीट फ्लो हुई यहाँ से यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ
कितनी हीट फ्लो हुई, एक्स वाई जेड कितना, या तो दी गई या ली गई कितनी। तो हमें हमेशा चेंज से मतलब होता है, इसलिए हम हमेशा एंथैल्पी चेंज के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन अभी मैं एंथैल्पी को अच्छे से तुम्हारे लिए डिफाइन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट लिटिल। तो लिखो, एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, ठीक है, अंडर एनी पर्टिकुलर स्टेट, अंडर एनी पर्टिकुलर स्टेट, full stop, though its exact value cannot be calculated or determined, though its exact value cannot be calculated or determined, but it always has some finite value, कुछ ना कुछ finite value होगी, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ठीक। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो, ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी की हम बात करते हैं ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी या जो मोलर एंथैल्पी होती है, वो मोलर एंथैल्पी क्या होती है, एक मोल के लिए, ठीक है ना। जो हमने H0 M की बात करी, थर्मो केमिस्ट्री तो लिखा ही नहीं हमने, रुक जाओ, थर्मो केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर हम बात करें H0 M की, हम अब इसकी बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, H0 M, ठीक है। तो उसमें लिखो मोलर एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी। अगर कभी, वैसे तो अभी हम एंथैल्पी की बात करें, लेकिन अगर चेंज इन एंथैल्पी कभी भी दिया है, डेल्टा एच कभी भी दिया है कि इतने किलो जूल है, तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो इतने किलो जूल पर मोल है, मतलब वो मोलर एंथैल्पी का चेंज है या चेंज इन मोलर एंथैल्पी होगा। गॉट इट। यहाँ पर जो मैं HM लिख रहा हूँ, H0 M, दिस इज द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी, ठीक है। तो इसे लिखो द एंथैल्पी चेंज, इनफैक्ट पहले ये मिटा देते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड भी एक पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए है, कंडीशन के लिए है ना। अगर किसी भी रैंडम कंडीशन भी दिया है तो हम उसको HM कहेंगे। लिखो इसमें द एंथैल्पी ऑफ वन मोल, द एंथैल्पी ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, the enthalpy of one mole of a substance is called molar enthalpy. The enthalpy of one mole of a substance is called molar enthalpy, ठीक है, in any particular state, in full stop के बाद in any particular state, in any particular state it can be assigned a symbol HM, ठीक है। इट कैन बी असाइंड अ सिंबल HM, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के लिए। लिखते कैसे हम इसको, इसका लिखने का तरीका भी बताऊंगा। अभी तो यूँ समझ लो, इस तरीके से हम कुछ लिखते हैं इसमें, ठीक है। टेम्परेचर भी लिखते हैं इसमें, उसकी स्टेट भी लिखेंगे कि वो गैस में है, सॉलिड में है या लिक्विड में। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, ओके, ठीक। एग्जाम्पल देखो, मोलर एंथैल्पी ऑफ वाटर, अगर मैं बात करूँ H2O, ठीक है ना, इसकी क्या हो सकती है, वेपर्स की बात करेंगे अगर हम, या फिर लिक्विड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, HM, ठीक है, यहाँ पर सॉरी HM H2O ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। और क्योंकि ये गैस है और टेम्परेचर मान लो 298 है ना, तो इनफैक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 298 केल्विन, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो लिखो मोलर एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर्स एट ये वेपर्स की बात हो रही है ना, तो 298 पे तो वेपर्स होंगे ही नहीं, 398 पे वेपर्स होंगे, सॉरी। द मोलर एंथैल्पी ऑफ the molar enthalpy of water vapors at 398 Kelvin and 1 bar pressure, 398 Kelvin and 1 bar pressure may be represented as HM, किसका, H2O का, किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, टेम्परेचर ये है और प्रेशर 1 बार है, ठीक है जी। अगर मान लो मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ तो मैं एग्जैक्टली इसी को इस तरीके से लिखूँगा, यहाँ पे 298 केल्विन होगा, मतलब 100 से तो कम ही होगा ना, अदरवाइज लिक्विड में कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें लिखो, ठीक है, मोलर एंथैल्पी ऑफ वाटर एट
298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर, वाटर वेपर्स नहीं बोल रहा हूँ, वाटर बोल रहा हूँ, एट 298 केल्विन, ये सेकंड वाले के लिए, इसके लिए, ठीक है जी, मे बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, ठीक है। अच्छा, अगर बहुत बेसिक लेवल पे समझना है ना, मैं जैसे इंटरनल एनर्जी की बात करी थी, वैसी जो एंथैल्पी है, इट कैन बी सीन एज सम काइंड ऑफ एन इनेट एनर्जी की जो उसके अंदर रखी हुई है ना। तो हम हीट कंटेंट भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर हीट कंटेंट कितना है, क्योंकि एंथैल्पी इज इन पर्टिकुलर कंसर्न्ड विद द हीट एक्सचेंज, है ना। तो किसी सब्सटेंस के अंदर हीट कंटेंट कितना है उसका एक मेजर समझ लो कि H होता है, एंथैल्पी इज दैट। तो लिखो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, कॉमा, एंथैल्पी कैन बी कंसिडर्ड एज, एंथैल्पी कैन बी कंसिडर्ड एज हीट कंटेंट, ब्रैकेट में लिखना अमाउंट, कंटेंट मतलब अमाउंट, हीट कंटेंट ऑफ अ सब्सटेंस एंड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। भाई किसी भी रिएक्शन में अगर उसके अंदर हीट कंटेंट है तो किसी रिएक्शन में या तो हीट कंटेंट बाहर आ रहा होगा या बाहर से हीट कंटेंट एब्जॉर्ब किया जा रहा होगा। तो या तो वो हीट कंटेंट बाहर आएगा तो कम हो जाएगा और मतलब प्रोडक्ट्स में कम हो जाएगा, या जो भी उस प्रोसेस के फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, है ना, और या फिर अगर उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली तो वो हीट कंटेंट बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या है, एंड ड्यूरिंग अ रिएक्शन दिस हीट इज बीइंग रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, ये दो ही तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, मोलर एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस, मोलर एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस। अगर मान लो मैं HM की नहीं, अब की बार H0M की बात कर रहा हूँ, अब इसकी बात हो रही है, ठीक है, एंड H0M स्टैंडर्ड कंडीशंस में, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है वो मैं बताता हूँ। मोलर एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, मोलर एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस अंडर standard conditions is called standard molar enthalpy. This is standard molar enthalpy of that substance, ठीक है। तो अब सब्सटेंस क्या हो सकता है भाई, या तो वो गैसियस फॉर्म में हो सकता है, या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, कभी कभी आयन फॉर्म में भी हो सकता है ना। हालांकि आयन फॉर्म भी कोई अलग टाइप की फॉर्म वो नहीं है, वो भी लिक्विड का ही है, लेकिन क्योंकि आयन ज़रूरी नहीं है कि सॉल्वेंट के ही हों, है ना, कुछ अलग से हम बाहर से भी डालते हैं, तो उस केस में भी क्या H0M होगा या डेल्टा H0M होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उसमें लिखो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस मीन्स, किस चीज़ के लिए क्या स्टैंडर्ड स्टेट है, मतलब वो हमें देखना है। वो क्या होता है कि एक बार प्रेशर, मतलब वैसे सबके लिए बता रहा हूँ, जितने भी मैंने अभी बताया ना गैस और ये सब, सबके लिए जो प्रेशर है वो 1 बार होना चाहिए, और कोई भी एक गिवन टेम्परेचर हो, कोई भी एक गिवन टेम्परेचर हो। अब तुम बोलोगे सर कोई भी एक गिवन टेम्परेचर मतलब 0 डिग्रीज भी बोल सकते हैं, 10 डिग्री भी बोल सकते हैं, 20, 30, 40 वट एवर, कैन वी से दैट? तो मैं कहूँगा हाँ, कोई सी भी कंडीशन, कोई सी भी टेम्परेचर कंडीशन हो सकती है, लेकिन हम हमारे यूसेज के लिए या जो हमारा परव्यू है, मतलब हमारे जो कोर्स में है, हम यूजुअली उस टेम्परेचर को 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो लिखो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस मीन्स फर्स्ट फॉर अ गैस, पहले गैस के लिए, फॉर अ गैस स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी या H0M means आइडियल गैस एट 1 बार पार्शियल प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ, गैस के लिए आइडियल गैस एट 1 बार पार्शियल प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर मैंने तुम्हें क्या बताया, यूजुअली हमारे कैलकुलेशंस के लिए, हमारे उसके लिए अगर नहीं दिया है तो हम उसको 298 केल्विन लेते हैं। लिक्विड के लिए अगेन, ठीक है, एनी लिक्विड एट 1 बार प्रेशर, वही सब 1 बार प्रेशर लिखना है, इसमें पार्शियल प्रेशर नहीं, 1 बार प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर 298 केल्विन इन जनरल।
ठीक है। तो लिक्विड के लिखो प्योर लिक्विड, हाँ प्योर एनी लिक्विड, प्योर लिक्विड एनी लिक्विड वैसे भी, ठीक है। प्योर लिक्विड एट 1 bar प्रेशर एट एनी गिवन टेम्परेचर, ठीक है। यूजुअली क्या होता है 298 केल्विन। थर्ड लिखो फॉर अ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो लिखो फॉर अ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड H0M means pure crystalline substance at, या substance नहीं solid at, pure crystalline solid at 1 bar pressure and at any given temperature, ठीक है। अगेन वही चीज़ की 298 केल्विन उसका इन जनरल टेम्परेचर लिया जाएगा अगर गिवन ना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फॉर एनी सब्सटेंस और आयन, फॉर एनी सब्सटेंस और आयन इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर अगर है कोई सब्सटेंस या आयन तो क्या होगा, तो उसके लिए लिखो इट मीन्स H0M मीन्स सब्सटेंस और आयन इन सोल्यूशन, सब्सटेंस और आयन इन सोल्यूशन एट 1 bar प्रेशर, एट 1 bar प्रेशर, ठीक है। 1 bar प्रेशर, इसमें एक कंडीशन और एक्स्ट्रा है कि 1 bar प्रेशर तो है, ठीक है जी 1 bar प्रेशर, लेकिन 1M और 1M मोलैलिटी या मोलैरिटी उसकी होनी चाहिए और एट एनी गिवन टेम्परेचर, जो कि इन जनरल 298 केल्विन लिया जाता है। क्लियर हो गई ये बात, तो ये चीज़ ध्यान रखने की है, ठीक है। तो यू नीड टू बी एबल टू डू दिस, रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट लिखो मोलर स्टैंडर्ड, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें मोलर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर्स, मोलर स्टैंडर्ड, जैसे यहाँ पे हमने HM की बात करी थी ना, तो मैं HM को यूँ समझ लो यहाँ पे, सॉरी इसको हटा देते हैं। H2O की अगर हम बात करें तो इसका H0M फॉर वेपर्स के लिए अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखो H0M यहाँ पे 398 लिखा है, तुम बोलोगे सर ये तो 298 नहीं है, मैंने बोला था तुमको कि ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर 298 हो, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेंगे, बट इन जनरल ये 298 होता है, मतलब अगर कहीं नहीं दिया तो 298 अज्यूम करना है, जैसे यहाँ पे 298 है। तो लिखो इसमें मोलर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर्स, मोलर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर्स एट 398 केल्विन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय H0M, और जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। और मोलर स्टैंडर्ड एंथैल्पी या स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी या स्टैंडर्ड मोलर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लिक्विड वाटर एट 298 केल्विन, ऑफ लिक्विड वाटर एट 298 केल्विन विल बी रिप्रेजेंटेड एज ये, ठीक है जी। क्लियर हुई बात, चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लो इसमें, जो मैं तुमको पहले ही बताया था कि क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमारे काम की बात क्या होती है कि प्रोसेस में क्या हीट का एक्सचेंज हुआ है ना। तो हमारे डेल्टा H या फिर डेल्टा H0 की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो लिखो दो वी कैन नॉट कैलकुलेट the exact enthalpy content of a substance, though we cannot calculate the exact enthalpy content of a substance, only the change in enthalpy can be calculated. Though we cannot calculate the exact value of enthalpy content of a substance, we cannot, only the change in enthalpy can be calculated. Yeah, we can calculate the enthalpy change. ठीक है, enthalpy change when a substance is taken from one state to the other.
मान लो हमने पानी लिया 1 मोल, मतलब 18 ग्राम हमने पानी लिया, और उसी 18 ग्राम पानी को हमने 25 डिग्री की जगह 50 डिग्री पे कर दिया। ठीक है, ये वाटर ही है, वही 1 बार प्रेशर है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। यहाँ पर H0, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या है, H0M क्या होगा यहाँ पर, H2O लिक्विड 298 केल्विन, 1 बार। ठीक है जी, और ये जो होगा ये वाला, इसमें क्या होगा, H0M H2O लिक्विड 2 नहीं 25 और आ जाएगा ना, 323 केल्विन, 1 बार। ठीक है जी, H0M 1 बार। तो अगर तुम इसमें देखो और इसमें देखो, ये वैल्यूज़ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इसको M1 M2 करके ले लूँ, है ना, सेम की 2 स्टेट के लिए है, तो मैं डेल्टा H0 कैलकुलेट कर सकता हूँ एज डेल्टा H0 M2 माइनस डेल्टा H0 M1। मतलब इस यूँ समझो, मैं इसको ऐसे समझो, इसको मैं ले रहा हूँ H0 M1 और इसको मैं ले रहा हूँ H0 M2। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं। तुम बोलोगे सर जब हमें इनकी ये वैल्यूज़ ही नहीं पता तो हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंस निकालने के अलग तरीके हैं ना, वो भी बताता हूँ मैं तुमको। ठीक है, डिफरेंस निकालने के तरीके हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे ये हो रहा है, तो डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू NCP dt, या सॉरी डेल्टा T, हाँ है ना, और NCP डेल्टा T क्या हो गया, ये N तो यहाँ पे 1 है, CP क्या हो गया इसका, कितना होता है 6 CP इज़ 1 मोल के लिए ना 18, कितना हुआ, डू आई हैव द इंफॉर्मेशन, 18 कैलोरी पर मोल इनटू डेल्टा टी कितना है, 50 से 25, नहीं सॉरी 25 से 50 गया तो मतलब 25 हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको देखेंगे तो क्या आएगा, ये 18 25 16 450 कैलोरी। क्लियर हो गई बात? क्लियर है, सिंपल। तो हमने यहाँ से कैलकुलेट नहीं किया, बट जो कंडीशंस है उसके बेसिस पे जो अभी तक हमने पढ़ा उससे हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो दिस इज़ ओके, मतलब इतना कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा ना काम, है ना। तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हम हमेशा इसका डिफरेंस ज़रूर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लिखो इस वाले के लिए, लेट एंथैल्पी कंटेंट बी H0 M1, लेट एंथैल्पी कंटेंट बी H0 M1 फॉर फर्स्ट स्टेट, H0 M1 फॉर फर्स्ट स्टेट। ठीक है जी, एंड H0 M2 फॉर द सेकेंड स्टेट, एंड H0 M2 फॉर द फाइनल स्टेट। ठीक है, या सेकेंड स्टेट। देयरफॉर डेल्टा H0 इज इक्वल टू H0 M2 माइनस H0 M1। ठीक है, और क्योंकि हीट जो ऐड हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लिखो सिंस हीट इज गेटिंग एडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सिंस हीट इज गेटिंग एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर, नॉट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, है ना। देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, ये लिख लो 450 कैलोरीज। गॉट इट? तो वी कैन कैलकुलेट दिस, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे टू यू गाइज। चलो जी, अब बाकी हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा। अब हमारे इसमें जो लॉज होते हैं, देयर आर सम लॉज कॉल्ड लाप्लास लॉ, ठीक है, लेवोजियर लॉ होता है, एंड देन देयर इज़ हेसेस लॉ। हेस लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत,
उसका यूज़ जो था, बॉर्न हेबर साइकिल, अगर तुम्हें याद हो, मैंने वहाँ यूज़ किया था, ठीक है, वहाँ मैंने हेसिस लॉ थोड़ा बहुत पढ़ाया था, तो वो भी हम कल पढ़ेंगे। उसके अलावा जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हम पढ़ेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इस सारे के सारे हम कल देखेंगे। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।